तो मूवी की शुरुआत में हम एसीपी अब्राहम ऑजलर को देखते हैं, जो कि अपनी बीवी और बेटी के साथ वेकेशन पर था। इसी दौरान ऑजलर को इस एरिया के लोकल पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि एक होटल में 2 फॉरेनर्स की लाश मिली है, इसलिए आप प्लीज वहाँ आ जाइए। यह सब सुनकर ऑजलर वहाँ के लिए निकलता है और तभी वो पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके कहता है कि तुम लोगों को पता था कि मैं वेकेशन पर हूँ, फिर भी तुमने मेरा पर्सनल नंबर यहाँ पर क्यों दिया। सामने से जवाब आता है कि सर, हमने किसी को आपका नंबर नहीं दिया है। जो बात सुनते ही ऑजलर तुरंत अपनी वापस गाड़ी घुमा लेता है और जाकर देखता है कि किसी ने उसकी बीवी और बच्ची को किडनैप कर लिया है। असल में ये किडनैप विनीत नाम के आदमी ने किया था। कुछ समय के अंदर ही पुलिस उसे पकड़ लेती है। तो पूछताछ करने के दौरान वो बताता है कि मुझे ऑजलर ने एक बार नशीली चीजों को रखने के केस में अंदर किया था, उसी का मैंने बदला लिया है। फिर वो कहता है कि बस मुझे इतना याद है कि मैंने उसकी बीवी और बच्ची को बेहोश किया और एक जगह ले गया। उस समय मैंने काफी ज्यादा नशा किया हुआ था ताकि मैं ये सब कर पाऊँ। फिर मैंने दोनों को जान से मारने के बाद उनकी लाश के टुकड़े किए। इसके बाद मैंने उन्हें कहाँ दफनाया या उनके साथ क्या किया, ये सब मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब इस बात को 3 साल बीत जाते हैं, पर ऑजलर को अब तक ये भी पता नहीं चलता कि विनीत ने उसकी पत्नी और बेटी की लाश को कहाँ दफनाया है। इसलिए वो आज भी जेल में विनीत के लिए खाना लेकर जाता है ताकि विनीत इस बारे में उसे बता दे। लेकिन विनीत हर बार यही बोलता है कि सर, मुझे नशे की वजह से कुछ भी याद नहीं है। अब इस घटना के बाद से ऑजलर ठीक से सो भी नहीं पाता है। उसे सिर्फ एक ही चीज व्यस्त रखती थी, जो है उसका काम। उसके बाद सीन गणेश नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरफ मुड़ता है, जो कि अपने काम से जब घर जा रहा होता है तभी एक मिनी ट्रक उसे आकर टक्कर मार देता है। साथ ही एक एम्बुलेंस ड्राइवर को कोई फोन करके इस बारे में बताता है। फिर एम्बुलेंस वाला वहाँ आता है और वो तुरंत घायल गणेश को एक हॉस्पिटल में लेकर पहुँचता है, जहाँ पर डॉक्टर अरुण उसका इलाज करते हैं, जिससे गणेश अब खतरे से बाहर था। साथ ही आज गणेश का जन्मदिन भी था। तब उसकी पत्नी अरुण के कहने पर एक केक लेने जाती है ताकि गणेश को अच्छा महसूस हो। फिर जब वो गणेश के रूम में आती है तो देखती है कि किसी ने गणेश के पेट में सर्जिकल नाइफ से कट मार दिया है और ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। तो अब इस केस को सॉल्व करने के लिए ऑजलर अपने असिस्टेंट ऑफिसर दिव्या और सीजो के साथ आता है। यहाँ ऑजलर को लाश के पास से एक बर्थडे कार्ड मिलता है, जिसमें कई सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के साथ कुछ लिखा हुआ था और साथ ही सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप की जगह कोमा था, मतलब कि अभी और भी खून होने वाले हैं। फिर ऑजलर एम्बुलेंस वाले से पूछता है कि तुम्हें किसने फोन किया था और साथ ही तुम गणेश को इसी हॉस्पिटल में लेकर क्यों आए। एम्बुलेंस वाला बताता है कि मेरा इस हॉस्पिटल के साथ टाई अप है, इसलिए मैं पेशेंट्स को यही लेकर आता हूँ। और इसके साथ ही जिस नंबर से एम्बुलेंस ड्राइवर को कॉल आया था वो असल में इंटरनेट कॉल थी, यानी कि गणेश को बचाने और मारने वाला एक ही है। फिर अरुण से ऑजलर पूछता है कि क्या आपका कोई दुश्मन है जो कि इस हॉस्पिटल को बदनाम करने की कोशिश कर रहा हो। अरुण जवाब देता है कि वैसे तो मेरी नजर में कोई नहीं है, पर एक हॉस्पिटल को डुबाने की कई लोग कोशिश करते रहते हैं। इस दौरान वहाँ गणेश के पिता शिव कुमार भी आते हैं, जो ऑजलर के पूछने पर बताते हैं कि मेरा या मेरे बेटे का कोई दुश्मन नहीं था। इसके बाद हमें रवि नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जिसे कुछ लोग बीच रास्ते में ही रोककर मारने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक मिनी ट्रक आकर रुकती है, जिसे देखते जो रवि को मार रहे थे वो भाग खड़े होते हैं। फिर मिनी ट्रक ड्राइवर घायल रवि को उठाकर अपनी गाड़ी में रखता है और उसे हॉस्पिटल के सामने छोड़कर चला जाता है। उसकी हालत देखकर सभी वार्ड बॉय रवि को अंदर ले जाते हैं। फिर देर रात जब रवि उसी हॉस्पिटल में आराम कर रहा होता है, तभी अंधेरे में वही ट्रक वाला आकर उसे भी मारकर चला जाता है। यहाँ भी ऑजलर को एक कार्ड मिलता है जिसमें कुछ अजीब लाइन्स लिखी थी। अब जल्दी ये केस मीडिया तक पहुँच जाता है और पुलिस वालों पर इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का प्रेशर था। फिर पुलिस रवि के घर पहुँचती है तो वो लोग देखते हैं कि रवि का बाप रंगनाथन तो एक नशेड़ी है, जिसे अपने बेटे की मौत का कोई दुख नहीं है। पुलिस के पूछने पर रवि की माँ बताती है कि रवि के पूरे शहर में कई दुश्मन थे और वो अक्सर लोगों से लड़ाई झगड़ा किया करता था। इसी के साथ कहानी में एक और नए कैरेक्टर प्रकाश को दिखाया जाता है, जो कि अपना एक होटल चलाता था। प्रकाश के होटल के बाहर ठीक वैसे ही मिनी ट्रक आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी निकलकर प्रकाश से मिलता है, यानी कि प्रकाश उसको जानता था। फिर वो प्रकाश को एक लड्डू खाने के लिए देता है, जिसे प्रकाश खुशी खुशी खा लेता है। यहाँ इस आदमी ने मास्क और टोपी पहनी हुई थी, जिस कारण उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। अब लड्डू को खाने के कुछ देर बाद ही प्रकाश बेहोश हो जाता है और उसे भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर जब उसका सिटी स्कैन करने वाले होते हैं तभी अचानक से लाइट चली जाती है। असल में इस हॉस्पिटल में वायरिंग की दिक्कत रहती थी और साथ ही जनरेटर की सुविधा भी नहीं थी, तो डॉक्टर जल्दी से लाइटिंग ठीक करने जाते हैं। इस दौरान वहाँ हम डॉक्टर के भेष में एक आदमी को देखते हैं, जो कि प्रकाश के गले में एक कट लगाकर चला जाता है और जब डॉक्टर आकर देखता है तब तक प्रकाश की मौत हो चुकी थी, यानी कि कुछ ही दिनों में ये तीसरा खून था। अब ऑजलर जब प्रकाश की बॉडी पर मौजूद कट मार्क्स को देखता है तो वहाँ नीले रंग से मार्क किया गया था। अब ये क्या है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा, लेकिन ऑजलर ने रवि को मारने वाले का सीसीटीवी फुटेज देखा था और साथ ही जिसने प्रकाश को मारा था उसे भी सीसीटीवी में देखा था। दोनों ने अपना चेहरा ढका हुआ था और वो अंधेरे में थे, जिससे ऑजलर दोनों की चाल ढाल देखकर ये तो समझ गया था कि ये सब एक नहीं बल्कि 2 आदमी कर रहे हैं। अब प्रकाश के पिता सेल्वा भी बिजनेसमैन थे। वो ऑजलर के पूछने पर बताते हैं कि इस बिजनेस की वजह से हमारे कई
दुश्मन है, लेकिन कोई मेरे बेटे की जान ले ले ऐसी दुश्मनी किसी से नहीं थी। सेल्वा के घर में ऑस्लर एक पुरानी मेडिकल बुक देखता है, जिसके बारे में पूछने पर सेल्वा बताता है कि ये बुक मेरी भतीजी की है। वो एक मेडिकल स्टूडेंट है और यहाँ कुछ दिनों के लिए आई हुई थी। उसने यहाँ पर गलती से छोड़ दी होगी। फिर ऑस्लर प्रकाश के एम्प्लॉय से सवाल करता है कि उसके बेहोश होने से पहले क्या कोई उससे मिलने आया था। वो लोग जवाब देते हैं कि हाँ, प्रकाश कोविड के टाइम से एक आदमी से घी ले रहा था, वही उससे मिलने के लिए आया था। उस आदमी का पता तो ये लोग नहीं जानते थे, पर उससे प्रकाश डायरेक्ट बैंक में पैसे ट्रांसफर करता था। अब बैंक अकाउंट के बारे में पता करने पर ऑस्लर को पता चलता है कि ये अकाउंट जिसका था वो 2 साल पहले ही मर चुका है, यानी कि वो मरे हुए आदमी का अकाउंट इस्तेमाल कर रहा था ताकि उसे कोई ट्रेस ना कर पाए। ऑस्लर को ये भी पता चलता है कि जब गणेश का एक्सीडेंट हुआ था उस दौरान वहाँ से एक और ट्रक वाला गुजरा था। फिर उस ट्रक के नंबर से उसके ड्राइवर को पकड़कर पुलिस स्टेशन लाया जाता है, जो कि ऑस्लर से बताता है कि मैंने गणेश की लाश के पास एक आदमी को खड़े देखा था, जिससे पूछने पर उसने एक अजीब सा डिवाइस अपने गले पर रखकर बोला कि मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, तुम यहाँ से चले जाओ। वो ड्राइवर कहता है कि वहाँ पर रुकना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैं आगे बढ़ गया। अब जो डिवाइस उस अनजान आदमी ने बोलने के लिए इस्तेमाल की थी, उसे गूंगे लोग ज्यादातर अपनी बात कहने के लिए यूज करते हैं, मतलब कि कातिल जो भी है वो बोल नहीं सकता। ऐसे केस की एक और छानबीन करने के दौरान ऑस्लर को ये भी पता चलता है कि जो बड़े कार्ड्स वाली लाइन कातिल लाश के पास छोड़ता था वो असल में एक लैटिन सेंटेंस है, जिसे कातिल ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, इसलिए उसमें कई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी। अब फॉरेंसिक डॉक्टर ऑस्लर से कहता है कि ऐसी लाइंस मैंने कोझिकोड मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी क्लास में देखी थी। इस बारे में पता चलते ही ऑस्लर वहाँ पहुँचता है, जहाँ पर उसे वो पूरा सेंटेंस लिखा मिलता है। साथ ही वो उस जगह के एक टीचर से सवाल भी करता है कि यहाँ कोई खून या कोई ऐसी अनहोनी घटना हुई है क्या। वो टीचर कहते कि मुझे यहाँ पर काम करते हुए 20 साल से ज्यादा का समय हो गया है, मैंने तो कोई घटना नहीं देखी। इसके बाद अब जो बोलने वाली डिवाइस थी उसे आसपास के एरिया के करीब 100 लोगों ने खरीदी थी, जिनके आधार कार्ड के जरिए उनके एड्रेस वगैरह भी ऑस्लर को मिल जाते हैं। इन्हीं लोगों में से एक का नाम था कृष्णदास, जिसका घर उसी आदमी के घर के पास था जिसका अकाउंट कातिल इस्तेमाल कर रहा था। इसलिए सबसे पहले ऑस्लर कृष्णदास के घर पूछताछ करने के लिए पहुंचता है, जहाँ कृष्णदास की माँ बताती है कि कृष्णदास बहुत अच्छा सिंगर था। एक दिन अचानक से उसके गले में एक गांठ उभर आई, जिसका ऑपरेशन कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में हुआ था, मगर उस ऑपरेशन में कृष्णदास की आवाज ही चली गई और उसे बोलने के लिए अब वॉइस डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ता है। पिछले 2 सालों से वो घर नहीं आया और वो कहीं बाहर ही रहता है। यहाँ वो ऑस्लर को कृष्णदास की तस्वीर भी दिखाती है। इसके बाद अब जो बुक ऑस्लर ने सेल्वा के पास देखी थी, वैसे ही एक बुक उसे कोझिकोड मेडिकल हॉस्पिटल में भी दिखती है। ये देख ऑस्लर को शक होता है कि शायद सेल्वा उससे बुक के बारे में झूठ बोल रहा था। पता करने पर ये चीज सामने आती है कि सेल्वा एक पीजी मेडिकल स्टूडेंट था, जिसने बीच में ही ड्रॉप कर लिया, पर वो 1989 के बैच में कोझिकोड मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट रह चुका है। यही नहीं, पहले जिस गणेश का खून हुआ था उसका पिता शिव कुमार भी उसी बैच का हिस्सा था, और उसी साल यानी कि 1989 में ही कृष्णदास का भी ऑपरेशन हुआ था, जिसमें उसकी आवाज चली गई थी। तो हो सकता है कि कृष्णदास उसी का बदला ले रहा हो। अब इन्वेस्टिगेट करने पर यह भी सामने आता है कि उस समय सेल्वा और शिव कुमार के अलावा अलेक्जेंडर और जेवियर नाम के डॉक्टर्स भी उसी बैच में थे, और ये चारों रूममेट थे। अब बात करें रवि के पिता रंगनाथन की, तो वो भी उस समय वहाँ के वार्ड बॉय थे, जिससे जब ऑस्लर पूछता है तो वो साफ कह देता है कि मुझे अब कुछ भी याद नहीं है। इधर डॉक्टर अलेक्जेंडर को जैसे ही पता लगता है कि उसकी जान को खतरा है, तो वो दुबई चले जाते हैं, जिनसे ऑस्लर वीडियो कॉल के जरिए कहता है कि आप वहीं रहना। इसी बीच हमें जेवियर को दिखाया जाता है, जो कि अपना एक ऑपरेशन करवाने वाले थे। तब उनसे मिलकर ऑस्लर उन्हें बताता है कि कोई है जो आप चारों दोस्तों से बदला ले रहा है, और उसका नाम है कृष्णदास। उसने शिव कुमार और सेल्वा के बेटे को मारकर उन्हें सजा दी है, और अलेक्जेंडर तो दुबई भाग गए हैं क्योंकि उनका परिवार ही नहीं है। रही बात आपकी, तो आपकी बेटी अमेरिका में है, तो हो सकता है कि उसका अगला निशाना आप हो। यहाँ जेवियर उससे बोलता है कि जो होना है वो होकर ही रहेगा, आप चाहो तो मुझे सिक्योरिटी दे सकते हो, लेकिन मैं अपनी मौत के लिए तैयार हूँ। फिर ऑस्लर जेवियर के पास कुछ पुलिस वाले सिक्योरिटी के लिए छोड़ देता है। हालांकि उसे ये तो पता लग ही गया था कि जेवियर पक्का उससे कुछ छुपा रहा है। अब ऑस्लर के जाने के बाद जेवियर शिव कुमार और सेल्वा के पास फोन करके कहता है कि ऑस्लर मुझसे पूछताछ करने आया था और उसे शक हो गया है, पर मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया, तुम लोग भी उसे कुछ मत बताना। जो बात सुनते ही दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। इसी बीच अलेक्जेंडर वापस आ जाता है और वो ऑस्लर से कहता है कि आप मुझसे मिलने आइए, मैं आपको सब शुरुआत से बताता हूँ। अब उसका घर दूर था, तो ऑस्लर को वहाँ पहुँचने में रात हो जाती है, और जैसे अलेक्जेंडर उसे कुछ बताने ही वाला था, तभी अचानक से कृष्णदास कुछ गुंडों के साथ वहाँ आकर पुलिस और ऑस्लर से लड़ते हुए अलेक्जेंडर को ले जाने की कोशिश करता है। तब अलेक्जेंडर को तो गुंडे ले जाते हैं, लेकिन ऑस्लर ने कृष्णदास को पकड़ लिया था, जो कि पुलिस वालों को कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। बस वो इतना कहता है कि मैं इसमें अकेला नहीं हूँ, वो अपना बदला जरूर पूरा करेगा, क्योंकि अभी तो और लाशें गिरना बाकी हैं। यहाँ कृष्णदास को मौत का डर बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए उसके मुंह से कुछ भी निकलवा पाना आसान नहीं होता। तब ऑस्लर रंगनाथन की बीवी से पूछताछ करता है, जो बताते हैं कि कुछ दिन पहले रंगनाथन से मिलने के लिए अरुण नाम का एक डॉक्टर आया था। वो रंगनाथन से
1989 के बैच के कुछ डॉक्टर्स के बारे में पूछताछ कर रहा था, पर रंगनाथन ने उसे कुछ भी नहीं बताया। बस वो यही बोलता रहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो अब ऑसलर का सारा शक डॉक्टर अरुण पर जाता है। फिर वो खुद इंस्पेक्टर सीजो के साथ अरुण से मिलने के लिए निकलता है और दिव्या को बाकी पुलिस वालों के साथ जेवियर की सिक्योरिटी पर भेज देता है। अब अरुण ऑसलर के पूछने पर बताता है कि 1989 के बैच में मेरी दीदी भी उसी मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रही थी और मैं तब 5th क्लास में था। मेरी दीदी का नाम सुजा था। उन्होंने एक बस के सामने आकर अपनी जान ले ली थी। फिर वो बताता है कि उनके हॉस्टल रूम में उनको एक फोटो मिली थी जो कि एक PG स्टूडेंट के साथ थी और वो उनका बॉयफ्रेंड था। उसी के बारे में जानने के लिए मैं रंगनाथन के पास गया था, पर उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तब अरुण ऑसलर को वो फोटो भी दिखाता है, यानी कि वो कातिल नहीं है। इसी दौरान जेवियर को दूसरी तरफ कोई लेकर चला जाता है, यानी कि पुलिस की सिक्योरिटी होने के बावजूद उसका किडनैप हो गया था। अब ऑसलर को जब ये खबर मिलती है तब वो दंग रह जाता है और पता करने पर उसे पता चलता है कि अब तक जिसे वो अलेक्जेंडर समझ रहे थे वो असली अलेक्जेंडर नहीं है, बल्कि असली अलेक्जेंडर ही कातिल है, जो कि कृष्णदास के साथ मिलकर ये सारे मर्डर्स अंजाम दे रहा था। वो किडनैपिंग वगैरह सिर्फ ऑसलर को भटकाने के लिए थी, ताकि असली अलेक्जेंडर अपने काम को अंजाम तक पहुंचा पाए। इसी के साथ हमें असली अलेक्जेंडर को दिखाया जाता है, जो कि जेवियर के हाथ में नीले रंग के मार्कर से मार्क लगाता है और फिर उसी जगह से उसके हाथ की नस को काट देता है। मगर उसी समय वहाँ पर ऑसलर आकर अलेक्जेंडर को अरेस्ट कर लेता है और जेवियर को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। अब अलेक्जेंडर से ऑन कैमरा ऑसलर पूछता है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। तब जाकर अलेक्जेंडर उसे बताना शुरू करता है, जिसके साथ कहानी 1989 में जाती है, जहाँ कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में सुजन नाम की लड़की ने एडमिशन लिया था और वो काफी ज्यादा शर्मीली थी। कॉलेज के सभी लड़के उस पर फिदा थे, खास करके PG स्टूडेंट शिव कुमार। वो स्टेज पर जाकर सुजा को प्रपोज करता है, लेकिन सुजा उसके प्रपोजल को ठुकरा कर चली जाती है। अब यहाँ पर ये चारों दोस्त रूममेट होते हैं, जिसमें शिव कुमार, अलेक्जेंडर, जेवियर और सेल्वा साथ थे। फिर आगे एक मेडिकल केस आता है कि एक आदमी पेड़ से नीचे गिर गया था और उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, पर जेवियर कहता है कि मैं बिना एक्सरे के कुछ भी नहीं कर सकता। अब ज्यादा देर होती तो वो इंसान मर भी सकता था, पर जेवियर अपनी बात पर अड़ा रहता है, जिस कारण वहाँ बात बिगड़ने लगती है। ये देख वहाँ अलेक्जेंडर आता है, जो कि केस को समझकर तुरंत उस आदमी का इलाज करता है। फिर कुछ इंजेक्शन वगैरह देने के बाद उस आदमी को काफी आराम मिलता है। ये देख सभी अलेक्जेंडर की काफी तारीफ करते हैं। फिर एक सीनियर डॉक्टर जेवियर से कहते हैं कि तुम्हें अगर सिचुएशन को संभालना नहीं आता तो मेडिकल फील्ड में क्यों आए। और जेवियर यहाँ से अलेक्जेंडर का दुश्मन बन जाता है, क्योंकि उसी की वजह से जेवियर को डांट पड़ी थी। कहानी में आगे अलेक्जेंडर की मुलाकात सुजा से होती है और दोनों देखते ही एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। फिर इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ती है और जब इस बारे में शिव कुमार को पता चलता है तो वो भी अलेक्जेंडर से जलने लग जाता है, क्योंकि शिव कुमार भी सुजा को पसंद करता था। अब अक्सर अलेक्जेंडर और सुजा एनाटॉमी क्लास में मिला करते थे और अलेक्जेंडर इस काम के लिए एक वार्ड बॉय रंगनाथन को पैसे देता था, ताकि वो इन्हें रोज मिलने दे और किसी को ना बताए। अब ऐसे एक दिन हॉस्पिटल में किसी ऑपरेशन से पहले अलेक्जेंडर सेल्वा को नशीला इंजेक्शन लेते हुए देख लेता है और वो इस बारे में तुरंत चीफ डॉक्टर से बता देता है, जिस कारण सेल्वा को निकाल दिया जाता है और ये तीनों दोस्त उसके दुश्मन बन चुके थे। इसी बीच कृष्णदास का केस इस हॉस्पिटल में आता है, जिसके गले का एक छोटा सा ऑपरेशन होना था। इस ऑपरेशन को करने के लिए सीनियर डॉक्टर अलेक्जेंडर और जेवियर को कहते हैं, जिस ऑपरेशन के दौरान जेवियर जानबूझकर गड़बड़ कर देता है और इस लापरवाही से कृष्णदास की आवाज चली जाती है, जो कि काफी अच्छा सिंगर था, पर अब वो कभी गा नहीं पाएगा। इसमें अलेक्जेंडर की कोई भी गलती नहीं थी। फिर भी उसे 1 महीने के लिए और जेवियर को हमेशा के लिए रेस्टिकेट कर दिया जाता है। साथ ही जेवियर पर यह भी बैन लगा दिया जाता है कि वो अब कभी भी जिंदा इंसान पर कट नहीं लगा पाएगा, यानी कि वो डेड बॉडी पर ही कट लगा सकता है। अब ये दाव उल्टा पड़ गया था, तो अब तीनों मिलकर रंगनाथन को कुछ पैसे देकर अलेक्जेंडर को बुलाकर लाने के लिए कहते हैं। फिर रंगनाथन भी पैसों के लिए अलेक्जेंडर से जाकर बोल देता है कि आपका एनाटॉमी क्लास में सुजा इंतजार कर रही है। यही वजह थी कि रंगनाथन कुछ भी बता नहीं रहा था। इधर उसके कहने पर अलेक्जेंडर जब एनाटॉमी क्लास में आता है तब ये तीनों उसे पकड़कर नशीला इंजेक्शन लगाते हैं और उसका एक्सीडेंट प्लान करते हैं, जिसमें अलेक्जेंडर को काफी चोटें आती हैं और इन तीनों को भी हल्की फुल्की चोटें लगी थी। इन्होंने सबसे ये कह दिया था कि नशे में अलेक्जेंडर हमें जबरदस्ती ले गया और गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया। ये एक्सीडेंट इतना भयानक था कि अलेक्जेंडर पूरे 2 महीने तक कोमा में रहा और डॉक्टर ने अलेक्जेंडर की माँ से उसका लाइफ सपोर्ट हटाने के लिए भी बोल दिया था, क्योंकि उसके बचने के चांसेस 1% थे। ये सब जब सुजा ने देखा तो डिप्रेशन के चलते उसने अपनी जान दे दी। हालांकि अलेक्जेंडर की माँ ने लाइफ सपोर्ट हटने के बाद भी उसका काफी ख्याल रखा, जिससे वो तो सही हो गया, लेकिन उसे सुजा के अलावा कुछ भी याद नहीं था। उसकी माँ भी जल्दी उसे छोड़कर भगवान के पास चली गई। फिर कुछ सालों बाद अलेक्जेंडर ने टीवी पर कृष्णदास का इंटरव्यू देखा, जिसमें वो बता रहा था कि कैसे डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से आज वो बोल नहीं सकता। उसके पुराने सिंगिंग वीडियोस वहाँ दिखाए जाते हैं। ये देखकर अलेक्जेंडर को उसके साथ जो भी हुआ वो सब याद आ गया और वो फिर कृष्णदास से जाकर मिला। फिर इन दोनों ने मिलकर उन सभी से बदला लेने की ठानी, जिनकी वजह से आज इनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। ये चाहते थे कि उन्हें इस चीज का दर्द और पछतावा हो, इसलिए इन्होंने उनके बच्चों को निशाना बनाने का फैसला किया।
रही बात जेवियर की, तो उसकी बेटी यहाँ नहीं थी, तो उसे ही मारकर अलेक्जेंडर अपना बदला पूरा करना चाहता था। ये सब बताने के बाद अलेक्जेंडर ऑजलर से कहता है कि मुझे एक बार जेवियर से बात करनी है। तब जेवियर भी उससे बात करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अलेक्जेंडर जेवियर से पूछता है कि तुम्हें अपने किए का कोई पछतावा नहीं है क्या? इस पर जेवियर साफ मना कर देता है और उसे कुछ भी दुख नहीं था। वो कहता है कि मैं इतना सक्सेसफुल हूँ कि 3 दिनों में मेरी किताब लॉन्च होने वाली है और मेरी किस्मत हमेशा ही अच्छी रही है। तब अलेक्जेंडर उसे जवाब देता है कि किस्मत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पर जब मौत आनी होती है तो वो आ जाती है। जिस पर जेवियर हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। अब जब जेवियर की किताब लॉन्च होने वाली थी, वहाँ पर ऑजलर भी मौजूद था। तभी उसे फोरेंसिक डॉक्टर का कॉल आता है जो ऑजलर से बताता है कि तुमने जो ब्लू मार्कर इंक की रिपोर्ट मांगी थी वो आ चुकी है। वो इंक असल में एक खास तरह की बैक्टीरिया थी जिसे कातिल इसलिए इस्तेमाल करता था ताकि अगर वो किसी को मारने में नाकामयाब हो जाए तो भी उसके बाद 7 दिनों में उस शख्स की जान चली जाए। वो पहले इंक से निशान लगाता था, फिर उस पर कट लगाता था। ऐसा करने से बैक्टीरिया बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अंदर जाने के 7-8 दिनों के अंदर ही उस इंसान को हार्ट अटैक आना पक्का है। ऊपर से इसकी कोई दवाई या एंटीडोट भी उपलब्ध नहीं है। इतना सुनते ही ऑजलर अंदर जेवियर को देखने जाता है तो वो हार्ट अटैक की वजह से पहले ही जमीन पर पड़ा हुआ था, यानी कि अलेक्जेंडर ने अपना बदला पूरा कर लिया। बात करें सेल्वा की, तो जब उसकी पत्नी को पता चला कि उसी की वजह से उनके बेटे की जान गई तो उसने सेल्वा को छोड़ दिया। उधर इसी गिल्ट की वजह से शिव कुमार ने अपनी जान दे दी और अब इस केस को सॉल्व करने के बाद पहली बार ऑजलर चैन की नींद सोता है। फिर अगले दिन वो हमेशा की तरह जब विनीत के लिए जेल में खाना लेकर जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात कृष्णदास और अलेक्जेंडर से होती है। यहाँ बातों में अलेक्जेंडर उससे कहता है कि चाकू पर हमेशा बोन रेसिड्यू रह जाता है, मानो ये कहकर वो ऑजलर को कुछ हिंट दे रहा हो। फिर ऑजलर कुछ सोचने के बाद सीधा विनीत के पास पहुँचता है और वो दोबारा विनीत से अपनी बीवी और बच्ची के बारे में पूछता है। इस पर विनीत फिर से एक ही जवाब देता है कि मुझे याद नहीं है। ऑजलर यहाँ कहता है कि चाकू पर जो खून लगा था उसी को सबूत मानकर पुलिस ने तुम्हें अरेस्ट कर लिया, पर उस चाकू पर किसी भी तरह का बोन रेसिड्यू नहीं मिला। अगर उसे केमिकल से भी धोया जाता तो भी उसमें बोन रेसिड्यू रह ही जाता। तुमने कहा कि तुमने मेरी बीवी और बच्ची के लाश के टुकड़े कर दिए, जो कि झूठ है। अगर तुम ऐसा करते तो उसमें बोन रेसिड्यू जरूर होता। तो इतना पक्का कि मेरी बेटी और बीवी अभी जिंदा है, बताओ कहाँ है वो? ये सुनकर विनीत जोर से हंसते हुए कहता है कि आपने इतना पता लगाने में पूरे 3 साल बर्बाद कर दिए। कमाल करते हो सर आप, मुझे इसी दिन का तो इंतजार था। आप बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटर बनते हो ना, तो ये खुद ही पता लगा लो कि वो दोनों कहाँ पर हैं। इस पर ऑजलर भी हल्का सा मुस्कुराता है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।